की खबर सामने आ रही है। मुखर्जी नगर इलाके में ये भीषण आग लगी है। गर्ल्स पीजी में आग से अफरा तफरी मची हुई है। दमकल की टीम आग बुझाने की कवायद कर रही है। तो गर्ल्स पीजी में आग लगने की ये खबर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। दमकल की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। आग कैसे लगी इन कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। दिल्ली में गर्ल्स पीजी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुखर्जी नगर इलाका, ये वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। यहां पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज हैं और यहीं आसपास देखिए मुखर्जी नगर इलाके में गर्ल्स पीजी में आग लगी है। दुर्घटना की वजह क्या है, यह भी साफ नहीं है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेरने के लिए बीजेपी की सबसे लेटेस्ट प्लानिंग लीक हो चुकी है। बीजेपी अब उस रणनीति के साथ मैदान में दम दिखा रही है जिससे सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि दलित और मुस्लिमों को भी आसानी से साधा जा सके। और इसके लिए यह पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक अभियान भी चलाया जा रहा है। दरअसल एसपी बीएसपी वोट में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने ओबीसी और दलित को साधने का प्लान तैयार कर लिया है और इस अभियान के तहत बीजेपी की कोशिश मुस्लिम वर्ग को साथ लाने की भी है। इतना ही नहीं, महिला, युवा और किसानों को अपने पाले में लाने की भी रणनीति तैयार की गई है और इसके लिए बीजेपी पूरब से पश्चिम तक अभियान चला रही है जिसकी जिम्मेदारी 2 लाख कार्यकर्ताओं को दी गई है। ये कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे विपक्ष के वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी के योद्धा अब काम करने में जुटने वाले हैं। सत्ता के शिखर पर बैठी बीजेपी की नजर उस वोट बैंक पर है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी चुनाव मैदान में ताल ठोकती है। जिसके दम पर समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में रही, लेकिन योगी की नीति और पारदर्शी नीयत से काम करने का तरीका अब उन्हीं वर्गों को लुभाने लगा है, जिसे समेटने के लिए पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ओबीसी और दलित को साधने का प्लान है। मुस्लिम वर्ग को साथ लाने की कोशिश हो रही है और महिला, युवा और किसानों को साथ लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यही वो वोट बैंक है जो किसी को सत्ता दिलाने और दिल्ली की सत्ता पर जीत का परचम लहराने के लिए जरूरी है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी की पैनी नजर है और अभियान के जरिए हर घर दस्तक भी दी जा रही है। सपा, बसपा और आरएलडी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पेशल प्लान पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सम्मेलन आयोजित कर रही है। यही नहीं, इसमें आईटी और सोशल मीडिया के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उसमें खासकर ओबीसी समाज के युवाओं को जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य बाकायदा तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस समाज के यानी कि ओबीसी समाज के 2 लाख से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए और इनको भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से अवगत कराया जाए। बीजेपी ने यूपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में ओबीसी और दलित बाहुल्य 2000 से ज्यादा बस्तियों में संवाद और संपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी के एसपी मोर्चा ने यूपी में 2 दिन के भीतर ही 20,000 दलित परिवारों से संपर्क और संवाद किया है। बीजेपी के नेता जो इस अभियान में जुटे हैं वो संपर्क में आने वाले दलित परिवारों का ब्यौरा भी पार्टी को उपलब्ध करा रहे हैं और बीजेपी हाईकमान की नजर भी इन एक्टिविटीज पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जब आई तो हमने सभी वर्ग विशेष का ध्यान रखा और इसका फायदा भी हमें 2014 में मिला और आगे लगातार चुनाव में मिलता जा रहा। सरकार की तमाम योजनाएं विभिन्न वर्गों तक पहुंची हैं और उन योजनाओं का लाभ किस तरह मिला है और वो वोट जो था जिसको लोग जातियों के खांचे में रखते थे हमने उसको विकास के खांचे में रखा। उन जातियों तक चाहे दलित बस्तियां अपनी बात पहुँचाई, दलित बस्ती में प्रवास किया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य लिए हुए बीजेपी जिस तरह से अपने प्लान पर आगे बढ़ रही है उसमें विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से उलझ चुकी हैं। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर ममता, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर जयंत चौधरी, सबकी नजर अब बीजेपी के ओबीसी और दलित रणनीति पर जा टिकी है, जिसका तोड़ अब तक किसी के पास नहीं।
बीजेपी के चक्रव्यूह में विपक्ष, किसान कैसे साधेंगे, नए सत्र से गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी की जाएगी, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, रोजगार और स्मार्टफोन का तोहफा दिया जा रहा है, महिलाओं को कैसे भरोसा होगा। दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। यानी कि बीजेपी जो दावा करती है, जो वादा करती है, उस पर खरा उतरने की कोशिश भी करती है। और यही तरीका अब यूपी के तमाम वोटरों को लुभाने के लिए काफी है, जिसे पुख्ता करने के लिए बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रही है। बस्ती बस्ती संपर्क साधा जा रहा है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और 2024 के चुनावी महासंग्राम में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने फूलपुर से की है, और वो भी अपने सहयोगी गठबंधन नीतीश कुमार के खिलाफ। दरअसल प्रियंका गांधी को फूलपुर से चुनाव लड़वाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, उम्मीदों की आंधी प्रियंका गांधी। और इसी पोस्टर के बाद संभावनाएं अब जताई जाने लगी है। संभावनाएं ये हैं कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस समर्थकों ने पोस्टर लगाकर फूलपुर से चुनाव लड़ने की संकेत भी दे दिए हैं और मांग भी कर दी। हालांकि नीतीश कुमार भी फूलपुर से ही लड़ना चाहते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार फूलपुर का सर्वे भी करवा चुके हैं। तो क्या नीतीश और प्रियंका गांधी अब आमने सामने आने वाले हैं? और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चल रही कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले जान फूंकने की कवायद हो रही है। प्रदेश संगठन को मजबूत करने का रोडमैप तैयार किया गया है और उन सीटों की लिस्ट तैयार हो रही है जिस पर गांधी परिवार के बड़े बड़े नेताओं को उतारा जा सके। लेकिन कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है वो इंडी गठबंधन को दिशा दिखाने वाले नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिस फूलपुर सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, अब वहां प्रियंका गांधी उम्मीदों की आंधी बनकर ताल ठोक रही है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी का पोस्टर लगाया है। पोस्टर से प्रियंका गांधी को कांग्रेसियों ने उम्मीद की आंधी बताया है। तो सवाल उठते हैं, क्या फूलपुर से इंडी गठबंधन का चुनावी एक्सप्रेस आपस में ही टकराने वाला है? सवाल तो ये भी है, क्या नीतीश कुमार को प्रियंका चुनौती देंगी? क्या प्रियंका और नीतीश आपस में भिड़ेंगे या फिर नीतीश को बैकफुट पर आना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जेडीयू ने नीतीश को चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर कई स्तर पर सर्वे कराया है। फूलपुर की लोकसभा सीट है, ये नेहरू गांधी के सीट है और इस पे हम लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी अपने नाना की विरासत को फिर से आगे बढ़ाएं और इलाहाबाद की जनता की मांग है, फूलपुर की ललकार भी है कि फिर से लहराएगा पंजा। पोस्टर लगाने का मकसद है कि हम लोग फूलपुर की जनता की मांग है कि 2024 लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी को फूलपुर से लड़ाया जाए। और पोस्टर से हम लोग हाईकमान आला कमान को अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल फूलपुर में सर्वे के जो नतीजे आए हैं उससे जेडीयू खासी उत्साहित है। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे सियासी मंथन को खुले तौर पर कबूल भी किया है। ऐसे में अचानक प्रियंका गांधी के पोस्टर से इंडी गठबंधन का कलेश खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन फूलपुर ही क्यों, ये भी जानना जरूरी है। देश के पहले प्रधानमंत्री यहीं से सांसद थे। प्रियंका गांधी के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। फूलपुर से चुनाव लड़कर प्रियंका गांधी यूपी की सियासत में एक्टिव रहना चाहती है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार के साथ ही प्रियंका गांधी अब खुद को मोदी के कद के नेता के तौर पर देखने की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस के लिए फूलपुर वाला प्रयोग 24 के चुनाव में कितना असर डालेगा ये वक्त की बात है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इंडी गठबंधन अब आपस में ही उलझ चुका है उस सीट को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात मध्य प्रदेश की चुनावी फाइट की भी कर लेते हैं, जो अब बेहद टाइट हो चुकी है, क्योंकि पहले केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया गया, तो अब यूपी के बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी एमपी के चुनावी रण में लगा दी गई है।
दरअसल यूपी के कई मंत्रियों के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक सांसद और विधायकों को भी मध्य प्रदेश में ड्यूटी पर लगाया गया है, जिन्हें अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल का जिम्मा मिला है, वहीं बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि स्वतंत्र देव सिंह को सतना की चुनावी अभियान में लगाया गया है और कपिल देव अग्रवाल को दमोह का जिम्मा सौंपा गया है। अनिल राजभर को सिवनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सांसद सुब्रत पाठक और पंकज सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की बड़ी बैठक में देश भर के बड़े नेताओं ने मंथन किया। यूपी के डिप्टी सीएम भी इस चर्चा में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनी। यहाँ के कार्यकर्ता स्वयं में बहुत सक्षम है। यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है और ये बीजेपी का गढ़ रहा है कार्यकर्ताओं की सेवाओं का। पूरा भारत ये बात तो इसमें भाजपा में है। उत्तर प्रदेश चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जहाँ जाएंगे आपको बीजेपी का कार्यकर्ता सोने का कार्यकर्ता है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में प्रदेश के नेताओं के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक जीत के लिए इसे जरूरी बताया। चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी योग्यता और उनका अनुभव है, उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ताकत देने के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने शिरकत की थी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति आला नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली है। जन आक्रोश यात्रा में जल्द राहुल गांधी शिरकत करेंगे। साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में अब शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतापगढ़ में तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की हत्या मामले में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें राजा भैया समेत 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश पर स्टे लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मर्डर की सीबीआई जांच में अब राजा भैया पर आंच आने वाली है। तारीख थी 2 मार्च 2013। वक्त था रात के करीब 8:15 बजे और जगह थी प्रतापगढ़ का बलीपुर गांव, जहां ऐसा कांड होता है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहां डबल मर्डर के बाद बवाल की सूचना के बाद पहुंचे तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड की आंच समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया तक पहुंचती है, जो 10 साल बाद भी उनके गले की फांस बना हुआ है। 2013 में प्रतापगढ़ में रहे डीवाईएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिस आदेश में सीबीआई उनके इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। सीबीआई इस मामले में ये जांच कर रही थी कि जियाउल हक की जो हत्या हुई, क्या उस हत्या में प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया का हाथ है या नहीं। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई अब राजा भैया की भूमिका की जांच करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई थीं।
एक एफआईआर नन्हे यादव हत्याकांड की थी, दूसरी एफआईआर पुलिस पर हमले की थी, तीसरी एफआईआर सुरेश यादव के मर्डर की थी, चौथी एफआईआर डीएसपी जियाउल हक मर्डर की थी। जियाउल हक की हत्या में राजा भैया का नाम शामिल है। जानकारी है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसे शांत करने के लिए तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक के साथ तमाम पुलिस कर्मचारी भी गए थे, जिसे खरोंच तक नहीं आई, लेकिन गोली लगने से तत्कालीन डीएसपी की मौत हो जाती है। सीबीआई अब इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, कहीं स्थानीय पुलिस की मिलीभगत तो नहीं। और अब सीबीआई की जांच शुरू होगी और राजा भैया जो एक बहुत ही कुंडा प्रतापगढ़ के क्षेत्र में एक बहुत दबदबा रखते हैं और बहुत जैसे माफिया की भी संज्ञा उनको दी गई एक समय कि वो माफियाओं को पालते हैं और बहुत बड़े मतलब जो है उस क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति हैं। तो अब ये देखना होगा, एक उनका मामला पत्नी का भी चल रहा है, इधर ये सीबीआई की जांच के आदेश हो गए हैं। जियाउल हक डिप्टी एसपी का जिन्न फिर बाहर आ गया है। अब देखना ये है कि राजा भैया के खिलाफ सीबीआई क्या जांच कर पाएगी सही तरीके से। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई को इस केस की फाइल ओपन करने का आदेश दिया है, साथ ही राजा भैया की भूमिका की भी जांच करने को कहा है। ऐसे में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में सबसे ऊपर नाम राजा भैया का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ अभियान में जुटी हुई हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। खालिस्तानी और गैंगस्टर्स के नेक्सस के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी 2 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इस आतंकी गठजोड़ पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। ड्रग डीलर्स और आतंकियों के बीच की सांठगांठ को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए अभियान बेहद जरूरी है। खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा और कसने लगा है। खालिस्तानियों के मददगारों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एक साथ कई राज्यों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की अलग अलग टीमों ने रेड की है और खालिस्तान समर्थकों के जो मददगार देश के अंदर छिपे बैठे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कहां रेड? उत्तर प्रदेश 1 ठिकाने पर रेड, उत्तराखंड 2 जगहों पर छापेमारी, पंजाब 30 जगहों पर छापा, हरियाणा 4 ठिकानों पर रेड, दिल्ली 1 ठिकाने पर छापा, राजस्थान 13 लोकेशन पर रेड। दरअसल हाल ही में एनआईए ने 41 गैंगस्टर्स की लिस्ट भी जारी की थी, जो एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शुमार है। इस लिस्ट में कई ऐसे खालिस्तानी समर्थक आतंकी भी हैं, जो विदेशी धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कई अपराधों में भी शामिल हैं। ऐसे ही आतंकियों को आर्थिक तौर पर मदद देने वालों, शरण देने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उनके काले पैसे को सफेद करने वालों पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। इसी को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, ताकि आतंक के इस मददगार को वक्त रहते निष्क्रिय किया जा सके। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर छापेमारी की है। टीम ने देहरादून, उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी छापेमारी की है। देहरादून से एनआईए की टीम ने गन हाउस मालिक परीक्षित नेगी के घर पर छापेमारी की। परीक्षित नेगी पर खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को एम्यूनेशन सप्लाई करने का आरोप है। 2 साल पहले भी परीक्षित नेगी को दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा जिंदा राउंड्स के साथ गिरफ्तार किया था। टीम उसे अपने साथ ले गई है। वहीं कई जरूरी दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। एनआईए द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, क्योंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये इस बात की कभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर। साथ ही साथ एक शॉप भी है नगर निगम के पास, जहाँ पर भी सर्च के लिए टीम गई हुई है। वहीं इसके साथ ही उधम सिंह नगर के बाजपुर में आसिम गन हाउस के मालिक शकील अहमद के घर और दुकानों में एनआईए की छापेमारी हुई है। शकील अहमद पर खालिस्तानी आतंकियों को असलाह देने का आरोप है।
नाभा जेल ब्रेक में शामिल बदमाशों को हथियार सप्लाई का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि कुछ खालिस्तानी आतंकियों के पास से जो गोलियां बरामद हुई हैं, वो शकील अहमद के गन हाउस से ही बेची गई थी, जिसको लेकर आसिम गन हाउस से जुड़े लोगों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। परीक्षित नेगी है, इनको दिल्ली पुलिस ने 2 साल पहले दिल्ली में अरेस्ट किया था और इनसे करीब 2000 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई थी। इसी क्रम में ये भी देखा जा रहा है कि जो परीक्षित नेगी है ये कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको गोलियां भेजते थे। तो पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि जो एनआईए की टीम है उनको यहाँ से लेके जा चुकी है। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी से साफ है कि न सिर्फ विदेशी धरती पर सक्रिय आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि इन खालिस्तानियों के देश में छिपे समर्थकों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। मंशा साफ है, देश के दुश्मनों पर कमर तोड़ कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं आपकी और हमारे स्वास्थ्य की, क्योंकि आए दिन हार्ट अटैक की आप खबरें देखते और सुनते रहते हैं। घर घर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के मरीज भी मिल जाएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बीमारियां इतनी ज्यादा इंसान पर हावी क्यों हो रही हैं? तो इसका सीधा और सरल जवाब है खान पान। ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप क्या खाते हैं, आप कहाँ खाते हैं और आपके खाने में क्या क्या शामिल है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में जो भी खाना आपको पसंद है उससे आप तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। जंक फूड खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, तेजी से मोटापा बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। इसके अलावा सिरदर्द जैसी परेशानी जंक फूड खाने से ही बढ़ जाया करती है। इतना ही नहीं, जंक फूड का सेवन करने से चिड़चिड़ेपन का आप शिकार भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों के लिए जंक फूड काफी बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। आपके खान पान से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि बीपी, ब्लॉकेज और स्ट्रोक जैसी बीमारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक चाहे पुरुष हो या महिलाएं, नौकरी पेशा हो या फिर बेरोजगार, सभी ज्यादा नमक खा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए। इससे ज्यादा का सेवन खतरनाक होता है, क्योंकि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा नमक हार्ट अटैक और स्ट्रोक को भी बढ़ा सकता है। वहीं किडनी की बीमारी वालों को भी ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज की बीमारी में भी ज्यादा नमक घातक साबित हो सकता है। अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीयों के खाने के अंदर सोडियम की मात्रा नॉर्मल से काफी अधिक है। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें पूरे दिन के अंदर 5 ग्राम के करीब नमक की आवश्यकता होती है, पर अगर हम डाइट के अंदर देखें भारतीयों की या ओवरऑल डाइट में, तो वो इस क्वांटिटी से 3 गुना ज्यादा हो जाती है। हो सकता है ये जो एम्प्लॉयबिलिटी है, लोग घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया भर का खाना खाते हैं बाहर का भी, तो स्पेशली सॉल्ट इंटेक ज्यादा हो। मुझे लगता है इन सब पे सोचना पड़ेगा। और सॉल्ट के लेने के कई तरीके होते हैं। आप देखो, एक तो आप डायरेक्ट सॉल्ट होता है, आप सैलेड्स में या ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, इस तरह से खाते हैं। कुछ हमारे घर के जो सब्जियों में इस्तेमाल होता है वो इनडायरेक्ट सॉल्ट होता है। पर इसके अलावा एक हिडन सॉल्ट भी होता है। अगर आप बहुत से बाजार की चीजें खाते हैं, नमकीन वगैरह खाते हैं और जंक फूड खाते हैं जिसका नमक की मात्रा आपको पता ही नहीं होती, तो तीनों फील्ड में काम करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट सॉल्ट में, इनडायरेक्ट सॉल्ट में और हिडन सॉल्ट में। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और।